ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और इसका जनरल क्लासिफिकेशन क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हम क्या पढ़ते हैं, आज हमने स्टार्ट करना भाई एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 और उसमें भाई हमारा पहला चैप्टर बताओ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ, मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो शुरुआत में भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन को मानते थे, जिन कंपाउंड्स को आप नहीं तो जिन कंपाउंड्स को आप लिविंग बीइंग से हासिल कर सकते हो। किससे भाई, लिविंग बीइंग से। जो कंपाउंड्स आपको भाई क्या बोलते हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर बन सकते हैं या उनको हम वहीं से हासिल कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है भाई, प्रोटीन है, इजंट इट। या भाई मान लिया भाई हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। ये बताओ सब कहाँ भाई, ये बताओ कहाँ से, इनको हम कैसे तैयार करते तो भाई, अरे जो प्लांट्स वगैरह इनसे हम उसको भाई तैयार नहीं करते क्या, ठीक है। तो इनको बताओ हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जिन कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ भाई जिनका सोर्स सिर्फ क्या हो, लिविंग बीइंग्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताओ किनको बोलते थे, और भाई ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत में, ओके। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको बोलते थे भाई, यानी जो कंपाउंड नॉन लिविंग बीइंग से हासिल किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भाई, अगर हम बात करें भाई कार्बोनेट्स की, तो भाई बताओ कार्बोनेट्स क्या होते हैं नेचर में, अरे जो मिनरल्स होते हैं, जो भाई अरे क्या बोलते हैं मिट्टी वगैरह होती है, उसके अंदर भाई क्या कार्बोनेट्स अवेलेबल होते हैं क्या, अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं ना, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं भाई, सल्फाइड हैं, या हमारे पास क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl आपको पता है, इसको आप क्या बोलते हैं समंदर के पानी से हासिल कर सकते हैं, इसको आप भाई रॉक साल्ट से हासिल कर सकते हो, इजंट इट। इसको भी रॉक साल्ट से हासिल करते हैं, इसको आप एक चट्टान से हासिल कर सकते हो। अरे खास तरह की एक क्या बोलते हैं, अरे एक खास एक रॉक होते हैं, उसमें भाई ये काफी अमाउंट में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट, पता होगा ना आपको भाई। तो ऐसे कंपाउंड्स को जिनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं बताओ, नॉन लिविंग बीइंग से, वो क्या होते हैं सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो थी शुरुआत से डेफिनेशन, और ध्यान रखो ये डेफिनेशन उस डेफिनेशन से मैच करती है जो आज मॉडर्न डे में हम भाई, ये हालांकि ट्रांसलेट यहां पर रखी है, लेकिन आज भी आपको पता होगा ना ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, हमारे लिए ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, हमको पता कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी, कार्बन या उसके कार्बन कंपाउंड्स, वो हाइड्रोकार्बन है उनके डेरिवेटिव्स। लेकिन आज भाई जो आम आदमी होता है उसके लिए ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल। क्या भाई, और नेचुरल का मतलब ही नहीं है, नेचुरल तो कार्बोनेट्स भी होते हैं, नेचुरल का मतलब क्या है, जो लाइफ से क्या है रिलेटेड, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बात, ओके। नहीं अरे भाई कई सेब वगैरह बोलते हैं कि ये सेब क्या भाई ऑर्गेनिक है, उनकी कॉस्ट भी क्या होती है भाई, उनका प्राइस भी क्या होता है ज्यादा, इजंट इट। या ऑर्गेनिक सब्जियां, इसका मीनिंग क्या होता है भाई कि इनमें हमने कोई अरे जो ये आर्टिफिशियल हमारे पास क्या होते हैं, जो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, उनका इस्तेमाल नहीं किया होता, तो हम बोलते हैं उनको भाई ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का जो मेन जो सेंस होता है वो इसी बात से होता है भाई कि लाइफ रिलेटेड। तो शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही थे जिनको आप कहाँ से हासिल कर सको, लिविंग बीइंग से, जिनका सोर्स क्या हो, लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स या एनिमल्स, तो क्या है वो ऑर्गेनिक। और जिनको आप नॉन लिविंग बीइंग से हासिल कर पाओ वो क्या होते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग
थिंग्स से हासिल होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो थी हमारी, क्या बताओ क्या भाई, ओल्ड डेफिनेशन। उसके बाद बताओ हमारे पास क्या है, न्यू डेफिनेशन। लेकिन बाद में आपको बताऊं भाई, लेकिन बाद में ये जो डेफिनेशन थी ये, इसको हमने भाई, क्योंकि इसको हमने बाद में डिस्कार्ड कर दिया। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि यूरिया भाई, हम यूरिया नेचुरली कैसे हासिल होता है, लिविंग बीइंग से। यूरिया भाई सिर्फ कहाँ बनता है, लिविंग बीइंग्स के अंदर नेचुरली। लेकिन बाद में आपको पता है यूरिया को लेबोरेटरी में बनाया गया, इजंट इट। और भाई आज बहुत सारे कंपाउंड्स जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं उनको आप लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हो। तो अब ये जो बात होती है कि भाई जो सिर्फ कहाँ से हासिल हो, लिविंग बीइंग से, वो डेफिनेशन वैलिड नहीं है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। क्या ये मत कहियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नहीं, क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नहीं। कार्बन का कंपाउंड तो CO2 भी है, लेकिन क्या होता है ये, इनऑर्गेनिक। बात आपको पहले पड़ी भाई, कार्बन का कंपाउंड तो कौन है, CO2 भी तो है। कार्बन कंपाउंड तो क्या होता है, KCO3 भी होता है, कार्बोनेट, इजंट इट, K2CO3, K2CO, पोटेशियम कार्बोनेट वही। लेकिन इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बात। तो ये हमारा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। ये हमारा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। लेकिन ये हमारा क्या है, तो जनरली ये बोल देते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स स्टडी इज लेबल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आप ऐसे मत बोलो, हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न डेफिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बनिक कंपाउंड नहीं, कार्बन और हाइड्रोजनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं बताओ भाई, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, बताओ मेरे पास क्या है, CH3 हमारे पास है ना भाई, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब इसका हमारे पास क्या कोई डेरिवेटिव, यहां से आपने एक H हटा दिया और क्या जोड़ दिया, OH। तो ये क्या हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ना ये। तो भाई हाइड्रोकार्बन क्या था, ऑर्गेनिक, और ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों क्या कहलाएंगे हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चाहे आपको भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी ना आती हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो इसको जस्ट भाई आपने लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपने उसमें इन चीजों को पढ़ना है, ओके। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, तो ये भी क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, है ना भाई। तो इसमें अगर आपने तो क्या जोड़ दिया भाई, मिथाइल, अभी भी क्या ये, एक हाइड्रोकार्बन लेके आइए, और क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई। अब एक है चटा के यहाँ पर क्या जोड़ दो भाई, बताओ, OH जोड़ दो, यहाँ पर क्या जोड़ दो भाई, OH। या यहाँ पर आप क्या करो, बेंजीन से आप क्या जोड़ो भाई, OCH3। तो ये भी क्या बताओ, तो हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन्हीं की स्टडी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनके अलावा आपको होगा भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो फिर, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के बोलो भाई, ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्टिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव छोड़ दो, तो उनके अलावा ऑल कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड बचे हुए हैं सारे क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चाहे वो कार्बन के हैं, चाहे वो कार्बन के नहीं है, चाहे वो पोटेशियम के हैं, चाहे वो कार्बन के हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हैं, समझे बात, चाहे वो सोडियम के हैं, चाहे वो कैल्शियम के हैं, किसी के भी कंपाउंड हो, ठीक है बात, अगर वो हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव्स नहीं है तो सारे क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बात। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इथेनॉल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि इथेनॉल क्या भाई, इथेन का डेरिवेटिव। फिनॉल क्या है, फिनॉल क्या भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इजंट इट। लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आ गया ना आपको? तो भाई स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा बताओ? बोलो भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ गया आपको ये? ठीक है। अच्छा भाई मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, और बोलो भाई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ गई नहीं आपको ये? ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन आपको पहले पड़ेगी कि नहीं पहले पड़ी? ओके। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा यहाँ पर भाई एक दो बातें हमको और भी भाई मॉडर्न डेफिनेशन में हमने एक दो बातें और भी मालूम करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज भाई लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। पता होगा ना आपको इस चीज़ का भाई? आज भाई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर क्लासिफाई कैसे करते हैं, हम इसी में इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। होता क्या देखो, आज क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनको पढ़ने कई तरीके होते हैं। एक तो बताओ क्या तरीका होता है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के? भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के कई तरीके होते हैं। एक तो बताओ क्या तरीका होता है? आप उनको उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पढ़ो। क्या? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है। एक भाई आप उनको नेम रिएक्शन के आधार पे, थोड़ा काम बताओ भाई, अगर मैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई करना चाहूँ, अब अगर मैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई करना चाहूँ ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप मेनली 3 कैटेगरीज में, बल्कि 2 कैटेगरीज में आप इसको मेनली क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। एक तो क्या होता है हमारे पास भाई? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट। ठीक है। और दूसरा होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या? तो मॉडर्न ऑर्गेनिक, अरे भाई जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको भी आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हो, 2 पार्ट्स में। बताओ कैसे? एक तो क्या होगा आपके पास? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट, और दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है बात। अब जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट होता है ये हमेशा पहले पढ़ना होता है। क्या? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट हम आपने हमेशा भाई पहले पढ़ना होता है, और ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला पार्ट आप बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है बात। तो एक बात और भाई, तो जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है इसको, तो वो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को फिर आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो भाई। ठीक है। एक तो क्या होता है हमारा भाई? अरे उसमें एक तो यही आ गया भाई, डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड, अरे भाई हिस्ट्री। बल्कि आप बोलो भाई एक तो क्या होगा कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या? एक तो क्या होगा हमारे पास? डेफिनेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बात। और दूसरा हमारे पास क्या होता है तो भाई स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में दूसरा पार्ट क्या होता है हमारे पास? एक तो क्या होगा हमारे पास? डेफिनेशन एंड नोमेनक्लेचर। और सेकंड पार्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? हमने इनके नाम से एक चैप्टर बना रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है? इसमें आप ये पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा ना, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट्स पढ़ते हो। ठीक है भाई, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या भाई इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, या भाई जो दूसरी प्रॉपर्टी या भाई आपके पास क्या है, एच बॉन्डिंग है, या वंडरवाल फोर्सेस हैं, ये चीज़ों को कैसे अफेक्ट करती हैं। या फिर भाई हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कि भाई होमोल्यूमो क्या होते हैं, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल सिमेट्री क्या होती है, समझ गए बात, या एरोमेटिसिटी क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब कहाँ आते हैं हमारे पास? बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है। और तीसरा चैप्टर होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होता है? यहां पर आपने रिएक्शंस का मैकेनिज्म स्टडी नहीं करना है। रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है ना, क्या भाई, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन कौन सा ये? स्ट्रक्चर एंड
रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि देखो रिएक्शन मैकेनिज्म दो तरह का होता है, एक होता है अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म, एक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। तो भाई स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स में आप ही नहीं पढ़ते हो, अरे भाई इंटरमीडिएट्स वगैरह होते हैं, समझो किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनेंगे भाई, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कार्बोकैटायन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल्स हैं, इजंट इट, या आपके पास भाई हॉर्मोन्स पोस्टुलेट है, या आपके पास भाई हैमट इक्वेशन, पता होगा ना आपको सारा कुछ वो। तो इसमें क्या होता है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सा, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। और चौथा होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है बात, तो ये 4 पार्ट हो गए आपके पास, बताओ कौन कौन से। मतलब अरे भाई हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को किसी किसी बुक में भाई स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को 5 पार्ट्स में बांट देते हैं, किसी में 6 पार्ट्स में भी, लेकिन मोस्टली पोर्शन नहीं होता है, इसको कम ज़्यादा पार्ट्स में बांट देते हैं भाई। हमने यहाँ पर इसको बताओ भाई कितने पार्ट से बांट रखा है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को हमने कितने पार्ट्स में बांट रखा भाई, 4 पार्ट्स में। और इसको पढ़े बिना, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट को पढ़े बिना आप क्या नहीं पढ़ सकते, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है बात, तो इसमें आपके पास इसमें क्या आपके पास 4 पार्ट्स आ गए ना। ठीक है, पहला कौन सा है बोलो भाई, अरे डेफिनेशन टाइप्स एंड नोमेनक्लेचर। सेकंड क्या आपके पास बोलो भाई, बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भैया आपने पता करना होता है, अरे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, टोटोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मिजोमेरिज्म, समझे बात, वो सारा कुछ है यहाँ पर। और थर्ड क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। ठीक है सुमित, दरवाजा खुल जाइए, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। नोट हो रही भाई, नहीं आएगा आपको, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। इस पोर्शन को पढ़े बिना भाई आप फर्दर आगे नहीं पढ़ सकते। ओके बताओ, अब आप कहोगे भाई ये सेकंड पार्ट फिर क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो भाई हमने आपका सारा पोर्शन जो है हमने बांट रखा आपका भाई पूरा सिलेबस 18 चैप्टर में, कितने में 18 में, तो 4 तो कहां जाएंगे, ये हो गया आपके, बोलो भाई। और भाई 14 चैप्टर में आपका बताओ क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब देखो भाई, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं तो उनको पढ़ने के फिर कई तरीके होते हैं। मान आप फर्ज करो भाई, आप फर्ज करो मान लिया टोटल क्या है, टोटल मान लिया 3000 रिएक्शंस है, क्या है टोटल, इमेजिन करो भाई 3000 क्या है मेन रिएक्शंस। ठीक है, तो उन 3000 रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आप बताओ क्या कैसे प्रोसीड करोगे, बताओ बोलो भाई। तो एक तो आप उनको पढ़ सकते हो नेम रिएक्शन के आधार पे, क्या भाई, क्योंकि होता क्या था पहले साइंटिफिक कम्युनिटी ने, किसी ने एक रिएक्शन ढूंढ दी, किसी ने एक रिएक्शन ढूंढ दी, एक पर्टिकुलर रिएक्शन, तो उस रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन को उसी रिएक्शन की सब कैटेगरी मान लिया करते। जैसे आपको पता होगा एक रिएक्शन होती डायलेल्ड रिएक्शन होती ना, एक रिएक्शन होती डायलेल्डर रिएक्शन, लेकिन उसके बहुत सारे क्या होते हैं वेरिएंट्स, पता होगा ना आपको, जहां पर बेसिक फ्रेम क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जो हमारे पास क्या रिएक्टेंट्स और क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, वो स्लाइटली चेंज होते जाएंगे, इजंट इट। तो सिमिलरली बताओ क्या होता है भाई, तो एक तो क्या, तो स्टार्टिंग क्या कहता भाई, स्टार्टिंग में ये जो मान लिया भाई हमारे पास 3-4 हज़ार रिएक्शन मेन, तो एक तो आप इनको बांट सकते हो नेम रिएक्शन के आधार पे कि भाई ये रिएक्शन इस डायलेल्ड टाइप है, बोलो भाई ये रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन टाइप है, ये रिएक्शन भाई बोलो भाई साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, सॉरी भाई ये रिएक्शन क्या है, कोप रीअरेंजमेंट टाइप है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो आप नेम रिएक्शन के आधार पे रिएक्शंस को बांट सकते हो, ओके। लेकिन दूसरा तो एक तो होता है इनको बांटना तरीका क्या होता है भाई, नेम रिएक्शन के आधार पर बांट सकते हो भाई, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या बन जाएंगी कैटेगरीज, यहाँ पर बहुत सारी क्या बन जाएंगी कैटेगरीज, क्योंकि बहुत सारी क्या नेम रिएक्शंस। तो आपके पास भाई
दुनिया भर की कैटेगरी बन जाएंगी और इस पूरे पार्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली इसको दूसरा बताओ क्या पढ़ना तरीका होता है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। क्या भाई, तो जितने रिएक्शन में देखते हैं भाई उनमें किस फंक्शनल ग्रुप के हैं, उसके आधार पे आप उन रिएक्शंस को बांट सकते हो। ठीक है बात। तो हम बोल देंगे भाई बीएससी में आपका ऐसा ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है ना। ये बोलते हैं भाई कि ये क्या है, कीटोन की, ये किसकी है, एल्डिहाइड की, ये किसकी है, अमाइड की, होता है ना सब भाई। ठीक है, तो एक आप इन रिएक्शंस को किसके आधार बांट सकते हो, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। तो भाई कई बुक्स में आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट होता है इसको फंक्शनल ग्रुप के आधार बांट के पढ़ाया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, बोलो भाई, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन, एक चैप्टर में इनकी रिएक्शंस कहा गया, होता है ना ऐसा। एक होता है इनको बांटने का रिएजेंट के आधार पे। क्या भाई, क्यों रिएक्शंस में रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, नहीं बता आपको पहले भाई। एक क्या होता है कि उनमें आपने भाई रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल किया है, इसके आधार पे आप उनको बांट सकते हो। ठीक है बात। तो कहें भाई आपको जैसे भाई ये कह दें अरे भाई कि ये रिएजेंट मिलाने पर ये बनता प्रोडक्ट, ये रिएजेंट भाई ये प्रोडक्ट, तो इस रिएजेंट की रिएक्शंस, इस रिएक्शन की तो ये क्या होता है, रिएक्शन रिएजेंट के आधार पे। क्योंकि हर एक रिएक्शन में क्या होता है भाई, एक रिएजेंट होता है मोस्टली में, और एक होता है मैकेनिज्म के आधार बांटना। क्या भाई, मैकेनिज्म के आधार बांटना भाई। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है, सबसे बेस्ट वे क्या है इनको बांटने का, मैकेनिज्म के आधार बांटने का भाई। नहीं समझे बात। तो ध्यान रखियो, अगर हम मैकेनिज्म के आधार बांट के सारी रिएक्शन पढ़ लेते हैं ना तो फिर आपको रिएजेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि रिएजेंट उसमें अपने आप पड़ेगा, आपको नजर नहीं आया क्या, आपको रिएक्शन पढ़ रहे हो और ना ये आपको फिर नेम रिएक्शन पढ़ने की जरूरत है। क्यों, मान लीजिए आप क्या पढ़ोगे, तो मैकेनिज्म के आधार पे क्या होता है, मैकेनिज्म के आधार पे आपको पता है मेनली रिएक्शंस को हम 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। बताओ कौन सी, एक तो हमारे पास कौन सी होती हैं, बोलो भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कौन सी है ना। एक तो क्या होगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी कौन सी होगी आपके पास भाई, एडिशन रिएक्शंस, इजंट इट। तीसरी बताओ आपके पास क्या होगी, क्या भाई, रीअरेंजमेंट्स, कौन सी आगे आपके पास भाई, बताओ, रीअरेंजमेंट्स, इजंट इट। चौथी आपके पास क्या आएगी बताओ भाई, एलिमिनेशन, और पांचवी क्या आ गया आपके पास, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या भाई, अरे बोलो भाई, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो मेनली भाई तो देखा जाए तो सिर्फ 5 चैप्टर, तो देखा जाए तो भाई अगर हमने इनको, अगर हमने तो क्या किया है, अगर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट को हमने बांट दिया 4 चैप्टर्स में। ठीक है बात। तो देखा जाए तो भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बताओ, 5 चैप्टर में बांट सकते हैं भाई, है ना। तो एक क्या हो जाए हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा चैप्टर, एक क्या हो जाए, एडिशन रिएक्शंस, एक क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट्स, एक क्या हो जाए, रेडॉक्स, और एक क्या हो जाए भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, एलिमिनेशन, ये रेडॉक्स रिएक्शन इतना लेंथी नहीं होता, तो इसका हमने एक ही चैप्टर बना दिया। ठीक है बात। और भाई एलिमिनेशन भी इतना लेंथी नहीं होता, इसका भी हमने एक चैप्टर बना दिया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी होता भाई, तो इसके आपने क्या बना दिए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो क्या होती हैं, सब टाइप्स, तो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक चैप्टर नहीं बनाया, बल्कि आपने क्या किया कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो क्या होती हैं, सब टाइप्स, उससे आपने क्या बना दिया, चैप्टर भाई। नहीं बता आपको पहले पढ़ी, आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो सब टॉपिक होते हैं ना, सब टाइप होती हैं, उनसे आपने क्या बना दिए, चैप्टर। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर एक क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या हो जाएगा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली एडिशन रिएक्शन है, बोलो भाई, इनका ये भी बहुत लेंथी होता है, तो इसको भी आपने सब टाइप से क्या बना दिए, चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल एक क्या होगा आपका, बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन, ये क्या हो जाएगा? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नहीं है क्या आपको? सिमिलरली जो क्या होते हैं? रीअरेंजमेंट्स, उसको आपने बांट दिया सब टाइप्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपने क्या बना दिया? सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, एक आपने क्या बना दिया? एक भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रीअरेंजमेंट्स, क्या? एक आपके 1-2 रीअरेंजमेंट्स, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही। तो ये आपने कैसे बना दिए? तो फर्दर आपने क्या बताओ भाई? आपने रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बना दिए भाई, या मेटाथेसिस रिएक्शंस, इजंट इट? तो ध्यान रखियो भाई। तो ऐसे हमारे पास क्या बने हुए हैं? 18 चैप्टर। तो 9 तो क्या वॉल्यूम 1 और 9 क्या आपके वॉल्यूम 2 के अंदर है। आ गया आपको कि नहीं आया? और ध्यान रखियो भाई, इनको पढ़ने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमने भाई रिएक्शन रिएजेंट नहीं पढ़े। भाई इन रिएक्शंस में रिएजेंट तो अपने आप पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं होगा किसमें क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई रिएक्शन क्या होती है? एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी क्या होगी भाई? कोई रिएक्शन एक से ज्यादा कैटेगरीज से भी बिलोंग कर सकती है। ओके, नहीं है क्या आपको भाई? कोई रिएक्शन भाई एक से ज्यादा कैटेगरीज से बिलोंग कर सकती है। ओके, अच्छा सिमिलरली भाई आपको नेम रिएक्शन का हमने कोई चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप मैकेनिज्म के आधार पे आप रिएक्शंस पढ़ोगे तो नेम रिएक्शन अपने आप आएंगी। फॉर एग्जांपल मान लिया आप क्या पढ़ रहे हो? सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो भाई? सिग्माट्रोपिक। उसका मैकेनिज्म पढ़ लिया आपने, उसकी बेसिक रिएक्शन आपने पढ़ ली, फिर लास्ट में क्या पढ़ लेंगे? उसकी नेम रिएक्शन, जो आपकी क्या है? कोप रीअरेंजमेंट है। नहीं है आपको भाई? हम लास्ट में फिर बताओ हम क्या पढ़ लेंगे? बताओ भाई, कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो अपने आप हमारे पास क्या है बताओ भाई? नेम रिएक्शन भी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिज्म के आधार पढ़ते हो तो आपके रिएक्शन रिएजेंट भी कवर हो गए, नेम रिएक्शन भी कवर होगी, और सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स भी कवर हो गए। आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।